दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, जिसमें निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में एक्ट ऑफ गॉड का सामना कर रही है देश की अर्थव्यवस्था। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महामारी को एक्ट ऑफ गॉड बताया। वित्त मंत्री ने 41वें जीएसटी काउंसिलिंग बैठक के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रभावों की चर्चा करते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान समय में असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर देश की अर्थव्यवस्था पर एक असाधारण एक्ट ऑफ गॉड के रूप में टूट पड़ा है। इस महामारी की वजह से इस साल आर्थिक वृद्धि दर सिकुड़ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान चालू वित्त वर्ष में राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के दो विकल्पों पर चर्चा हुई। राज्यों ने विकल्पों के बारे में सोचने के लिए 7 दिन का समय मांगा था। अप्रैल जुलाई 2020 के दौरान कुल जीएसटी मुआवजा 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा, क्योंकि अप्रैल और मई में जीएसटी संग्रह नहीं हो पाया था। जीएसटी काउंसिलिंग व्यवस्था पर सहमत हो जाती है तो हम बकाया राशि को तेजी से निपटा सकते हैं और आगे के वित्तीय वर्ष का भी ध्यान रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये विकल्प केवल इस वर्ष के लिए उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जल्दी ही एक और बैठक की जा सकती है। और दोस्तों, में अगली खबर बता दें, सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड पर राहुल गांधी का निशाना। कहा, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, लिहाजा जीएसटी कलेक्शन में बहुत भारी कमी आई है। और इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अर्थव्यवस्था के सामने आई कोविड-19 की चुनौती को एक्ट ऑफ गॉड करार दिया। उनके इस बयान पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इन 3 बड़े कारणों की वजह से तबाह हुई है। एक, नोटबंदी, जीएसटी और फेल लॉकडाउन। इसके अलावा जो भी कहा जा रहा है वो झूठ है। राहुल गांधी लगातार बता दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र के सामने जीएसटी कलेक्शन का मुद्दा उठाया गया था। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस महामारी ने जीएसटी संग्रह पर काफी बुरा प्रभाव डाला है। और वहीं अगली खबर बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस की दी अनुमति। इतने लोग ही हो सकेंगे शामिल। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र राज्य में कहीं भी किसी अन्य जुलूस की अनुमति नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट के शुक्रवार को दिए गए आदेश के बाद अब मुंबई में मुहर्रम में लोग जुलूस निकाल सकेंगे, लेकिन इसमें 5 से अधिक सदस्यों के हिस्सा लेने पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए जुलूस निकालने के दौरान नियमों का सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि न्यायाधीश एसजे कथावाला और माधव जामदार की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्थानीय शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुनवाई की अनुमति देने के बाद ये फैसला सुनाया। इस याचिका में कोरोना महामारी के बीच मुहर्रम का प्रतीकात्मक जुलूस निकालने की परमिशन मांगी थी। राज्य सरकार और याचिकाकर्ता ऑल इंडिया इदारा तहफ़्फ़ुज़े हुसैनियत शुक्रवार को इस निर्णय पर समझौता किया। अदालत को इसकी जानकारी दी, जिसके आधार पर अदालत ने जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि शिया मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को 30 अगस्त को जुलूस निकालने की अनुमति दी जाती है। उन्हें मुहर्रम पर शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच एक पूर्व निर्धारित मार्ग पर जुलूस निकालना होगा। ये मुहर्रम का जुलूस ट्रकों से निकाला जाएगा। पैदल चलने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, एक ट्रक पर अधिकतम 5 लोग ही सवार हो सकेंगे। इसके अलावा जुलूस के अंत में मात्र 100 मीटर के लिए 5 लोगों को ताजिया के साथ पैदल चलने की अनुमति दी गई है। और इतना ही नहीं, इसके पहले ताजिया में शामिल होने वाले 5 लोगों को मुंबई पुलिस के पास अपना नाम और पता पहले से दर्ज करवाना पड़ेगा। और अब अगली खबर बता दें कि इन 3 बड़े बैंकों ने नियमों में किया बदलाव, करोड़ों खाता धारकों पर होगा असर।
जी आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। बैंक द्वारा किए गए इन बदलावों का करोड़ों खाताधारकों पर असर होगा। बैंक ने लोन लेने के नियमों के साथ साथ रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके कारण अब बैंक से लोन लेना महंगा पड़ेगा। आपको बता दें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन लेने के लिए ग्राहकों के रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज की रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना महंगा पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बैंक ने क्रेडिट स्कोर में भी बदलाव किए हैं। बैंक ने लोन की शर्तों में अच्छे क्रेडिट को शामिल किया है। इसका मतलब है कि जिसका जितना बेहतर क्रेडिट स्कोर होगा, उसे उतने कम ब्याज पर ज्यादा लोन मिलेगा। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने की 10 घंटे पूछताछ, ड्रग्स मामले की भी जांच शुरू। जी हम बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में शुक्रवार को पहली बार सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और ये पूछताछ करीब 10 घंटे चली। इस दौरान उनका भाई शौविक, सुशांत के घर में उनके साथ रहने वाले नीरज, दीपेश सावंत और अकाउंटेंट रजत मेवाती भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही मौजूद थे। सिद्धार्थ पिठानी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सीबीआई के मुंबई मुख्यालय ने जाकर करीब 7 घंटे पूछताछ की गई है। सीबीआई ने पिछले सप्ताह गुरुवार को मुंबई पहुंचने के बाद पहली बार इस मामले की मुख्य आरोपित और सुशांत की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ सुबह 10:40 पर डीआरडीओ एयरफोर्स गेस्ट हाउस पहुंची। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम यहीं रुकी हुई है। पता चला कि सीबीआई टीम का नेतृत्व करने वाली एसपी नुपुर प्रसाद ने स्वयं रिया से पूछताछ की। इस दौरान नीरज सिंह, दीपेश सावंत, सुशांत के अकाउंटेंट रहे रजत मेवाती एवं हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही रखा गया। इन सब से सीबीआई पहले ही लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सुशांत के साथ ही रहने वाली सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मुंबई मुख्यालय ले गई। उनसे वहां करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद उन्हें भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस लाया गया। पता चला कि सीबीआई ने मुंबई पहुंचने के बाद अब तक की गई जांच एवं पूछताछ के आधार पर सवालों की एक लंबी सूची तैयार की थी। इनमें सुशांत के साथ रिश्तों से लेकर आर्थिक व्यवसाय एवं हाल ही में सामने आए ड्रग्स मामलों तक से जुड़े सवाल शामिल है। रिया अपने साथ अपने प्रॉपर्टी एवं बैंक से जुड़े दस्तावेज भी लेकर गई थी। एक दिन पहले ही सीबीआई रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी करीब 12 घंटे पूछताछ कर चुकी है। और बता दें कि रिया और सुशांत के संबंधों के बीच शौविक की मौजूदगी भी शक पैदा कर रही है। शौविक ने न सिर्फ रिया और सुशांत के साथ एक कंपनी में भागीदारी रहे हैं, बल्कि दोनों के साथ यूरोप दौरे पर भी गए थे। 1-2 दिन के अंदर एम्स के डॉक्टरों की एक टीम मुंबई पहुंचने वाली है, जो सुशांत के पोस्टमार्टम पर अपनी रिपोर्ट सीबीआई टीम को सौंपेगी। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि रिया चक्रवर्ती के दावों का कंगना रनौत ने किया खंडन। कहा ये बकवास स्क्रिप्ट महेश भट्ट ने लिखी या जावेद अख्तर ने। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। वे सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी खुलकर अपनी बात रख रही हैं। कंगना का मानना है कि सुशांत की मौत के पीछे कहीं न कहीं इंडस्ट्री में फैले गैंगिज्म का हाथ भी है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी और अभिनेता की कथित गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने सुशांत को लेकर कई ऐसे दावे किए हैं जिनका न केवल सुशांत के परिवार बल्कि दोस्तों ने भी खंडन किया है। अब रिया के इन्हीं दावों को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल रिया ने इंटरव्यू में कहा कि सुशांत को प्लेन में बैठने पर डर लगता था और वह क्लॉस्ट्रोफोबिया से ग्रसित थे, जिसके लिए वो दवा लेते थे। रिया के इस दावे का खंडन करते हुए कंगना ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सुशांत ऊंचाई पर भी बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा कि फैक्ट, सुशांत को उड़ने से कोई डर नहीं लगता था। ये बकवास स्क्रिप्ट किसने लिखी है, महेश भट्ट या जावेद अख्तर ने। एक अन्य ट्वीट में कंगना ने अंकिता लोखंडे की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि फैक्ट, पिछले साल रिया से मिलने से पहले सुशांत की मानसिक बीमारी को लेकर कोई हिस्ट्री नहीं है। ये मानसिक बीमारी वाला प्लॉट, भूतिया होटल वाला प्लॉट, यूरोप की ट्रिप के दौरान एयर सिकनेस वाली बेकार स्क्रिप्ट का लेखक कौन है। इसके साथ ही कंगना ने रिया का समर्थन करने वाले लोगों के लिए कहा कि ये वही लोग हैं जो टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, इंडियन आर्मी पे पथराव करने वालों को मायूस कहते हैं, CAA 370 एबोलिशन पर दंगे करवाते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़वाते हैं, दलितों को भड़काते हैं। ये सिर्फ झूठ और नफरत का साथ देते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं।
तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जो रिया चक्रवर्ती ने एक न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, तो क्या वाकई में उन्होंने सही कहा है या उनके दावे गलत हो सकते हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर में बता दें कि AIMIM सांसद ने मस्जिद नहीं खोलने पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की दी धमकी, बीजेपी ने की FIR की मांग। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते सरकार ने अभी तक धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने सड़क पर नमाज पढ़ने की धमकी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद इम्तियाज जलील की धमकी को लेकर कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें कि AIMIM के सांसद इम्तियाज खलील ने कहा कि जब व्यवसाय, कारखाने, बाजार, हाईवे खोले गए हैं, यहां तक कि बसें, ट्रेनें और उड़ानें भी संचालित हो रही हैं, तो सरकार ने धार्मिक स्थल क्यों बंद किया है? राजस्व के लिए शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं और सीमित लोग शादी विवाह में शामिल हो सकते हैं। केवल धार्मिक स्थानों को क्यों बंद किया गया है? जलील ने कहा कि हम आखिर कब तक इंतजार करेंगे? मैं उन तमाम हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह तमाम मंदिर और पूजा स्थलें खुलवाने में लग जाए। जलील ने कहा कि हम 2 सितंबर को राज्य में स्थित तमाम मस्जिदों को खुलवाने का आह्वान करेंगे। सरकार अगर इजाजत दे तो ठीक, नहीं तो हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। AIMIM सांसद के बयान पर तेलंगाना के भाजपा नेता NV सुभाष ने कहा कि कोरोना वायरस की तबाही के समय AIMIM द्वारा दिया गया अल्टीमेटम हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि सांसद होने के नाते AIMIM के नेता को धार्मिक तर्ज पर मुसलमानों को उकसाना नहीं चाहिए जब राष्ट्र को सामान्य स्थिति में नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कि क्या धार्मिक स्थलों को अब सरकार को खोलना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि जिसमें गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी के भीतर अगर चुनाव नहीं होता तो अगले 50 साल तक कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। जी हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से पार्टी के भीतर की अनियमितता को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले नेता को संभव है कि 1% भी समर्थन न प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और अहम संगठन के पदों जैसे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। और यही नहीं, आजाद ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे अपना पद खोने से डरते हैं। आजाद ने कहा कि अगर चुने हुए नेता पार्टी की कमान संभालते हैं तो पार्टी का भविष्य बेहतर होगा, अन्यथा कांग्रेस पार्टी को अगले 50 वर्षों तक विपक्ष में बैठना पड़ेगा। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 51% लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर आप सिर्फ 2-3% लोगों के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि वॉलमार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट से मिलाया हाथ, साथ मिलकर खरीदेंगे टिकटॉक। जी हम बात करेंगे पिछले काफी दिनों से वीडियो ऐप टिकटॉक विवादों में है और अब इस ऐप के CEO केविन मेयर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ टिकटॉक को खरीदने की तैयारी जोरों पर है। अमेरिका की दिग्गज IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पहले से टिकटॉक को खरीदने के लिए तैयार है और वहीं अब अमेरिका की ही दूसरी कंपनी वॉलमार्ट ने भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इस ऐप को खरीदने का फैसला किया है। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिससे बचने के लिए इसकी मूल कंपनी बाइटडांस को 90 दिनों के भीतर अपना अमेरिकी परिचालन किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा। वॉलमार्ट ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के साथ सौदा उसके विज्ञापन व्यवसाय को बढ़ाने और अधिक दुकानदारों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। इस सौदे से जुड़े एक सूत्र ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक संयुक्त बोली लगाई है। ये गठजोड़ थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट पहले ही व्यापार भागीदार हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्यूज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भूटान की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 77,000 से ज्यादा नए मामले, संक्रमितों की संख्या 34 लाख के करीब। जी हम बात करें कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 33,84,000 के पार पहुंच चुकी है और कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 33 लाख
25,84,575 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 25,83,063 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 61,694 लोगों की जान गई है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले, जातिवाद को बढ़ावा दे रही है यूपी की बीजेपी सरकार। जी हां, हम बात करें कि आम आदमी पार्टी आपके नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को यहां उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में ठाकुरों का सम्मान व अन्य जातियों का अपमान किया जा रहा है। सेक्टर 29 स्थित नोएडा मीडिया क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने कहा कि गोरखपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का दर्द सबके सामने है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष का एक विधायक कितना बेबस है कि खुलेआम कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का राज चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जाति देकर अपराधी छोड़े जा रहे हैं। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के भाव। जी आपको बता दें कि सोने के दाम में अच्छी खासी गिरावट आई है, चांदी में भी आई है तेजी। जानिए क्या चल रहे हैं रेट। जी हम बात करें कि इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में सोने के भाव में 252 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने का दाम 52,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। इससे पिछले सत्र में सोने का बंद भाव 52,407 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में तेजी के बीच सोने के दाम में कमी देखने को मिली। विदेशी निवेशकों के निवेश लगातार जारी रखने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से मुद्रा बाजार में शुक्रवार को रुपया 43 पैसे की मजबूती के साथ 73.39 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। और वही अगली खबर में जान लेते हैं क्या है मौसम के ताजा हालात। मध्य और उत्तर भारत में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान। जाने अपने शहर के मौसम का हाल। जी हम बात करें कि ओडिशा के कुछ हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश होने के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जबकि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते मुख्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। और इस बीच जम्मू में 19 लोगों को डूबने से बचाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 4 दिनों में मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।